हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइंड मैटर। मैं प्रवीण जयवाली आपके साथ हूँ। आज हिस्ट्री की 13 क्लास में आज हम बात करेंगे गुलाम वंश की। अब तक हमने पढ़ा था सबसे पहले तो हमने वही पढ़ा था कि हमें इन चीज़ों की जानकारी कहाँ से मिली, स्रोत वगैरह पढ़े थे। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, हमने आक्रमण पढ़े विदेशों के, आर्यों के, सिंधु सभ्यता कंप्लीट होने के बाद इस्लामी आक्रमण पढ़े, अरब वगैरह के। गौरी आया था सबसे लास्ट क्लास में हमारी। अब बात कर रहे हैं गौरी के जाने के बाद की स्थिति क्या थी। महमूद गौरी के जाने के बाद भारत की स्थिति क्या थी, वहाँ पे कौन कौन से शासक बने, उन सब चीज़ों की बात। उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहाँ पे आपको दिन में 3-4 क्विज मिलते हैं, लॉ, जीएस और करंट अफेयर के रिगार्डिंग। और एक चार क्विज आपके मिलते हैं 80 से 50 क्वेश्चन के बीच में, जिससे आपको सेल्फ एनालाइज होगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है। ठीक है, कि आप उसमें एग्जाम में बैठोगे तो कैसे फेस करोगे क्वेश्चन को, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होकर आते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप नए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे। देखो, जब गौरी ने आक्रमण किया उसका उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रसार करना। सबसे पहले कासिम वगैरह का उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रसार करना। फिर गौरी आया, गौरी का था कि मैं इस्लाम धर्म का प्रचार करूंगा, प्लस धन वगैरह लूट के आ रहे थे अब तक कासिम वगैरह जो आए, तो उनका क्या था? आए, धन लूटा और वापस चले गए। गौरी ने क्या किया कि मैं इस्लाम धर्म का प्रचार करूंगा, यहाँ पे इसके अपने साम्राज्य को स्थापित करूंगा बड़ा। अब गौरी के कुछ गुलाम थे, 2 बख्तियार और एक कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 2 उसके सेनापति थे, एक तरह से गुलाम ही थे। इन दोनों की बात करें, जब गौरी वापिस जाता था तो अपने सेनापतियों को वहाँ का शासक बना करके वापिस जाता था कि आप लोग यहाँ पे शासन करो, मैं चला अपने प्रदेश। ठीक है, याद है उनको जब गौरी को जाते हुए रास्ते में आक्रमण कर दिया था, एक जनजाति ने उनकी हत्या कर दी थी, वहां पे मारे गए थे। कुछ का मानना यह था कि पृथ्वीराज रासु जो है ना, वो चंद्रबरदाई ने लिखी, उसमें ये लिखा गया है कि जब उसकी पृथ्वीराज की आंखें निकाल ली थी, उसको अंधा बना दिया था, उसके बाद उसने आवाज सुन के, तीरंदाज बहुत अच्छा था, आवाज सुन के उसको तीर मारा था, जिससे गौरी की मृत्यु हुई। तो इसमें आज भी विवाद है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या हुआ था। जब गौरी यहाँ से गया तो वो शासक बना गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। आज हम देखो 2 तरह से पढ़ेंगे उसको। आज हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, जो स्टार्ट हुआ हमारा 1206 से, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत, और 1526 तक जाएगा। इसके बाद आएगा औरंगजेब, अंग्रेज वगैरह, वो आ जाएंगे ना, अकबर वगैरह आएंगे, सारी चीज़ें वो इसके बाद आएंगी। ठीक है, अभी तक यहाँ तक पढ़ते, क्योंकि 1527 में जो युद्ध हुआ था याद है, उसके बाद बदल जाता है दिल्ली सल्तनत। अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने, देखो 1206 में स्थापना की थी इसे वंश की। गुलाम वंश या दास वंश बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सभी दास थे, गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये एक तरह से गुलाम था गौरी का। ठीक है, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। जनरली इसमें गुलाम ही थे, तो इसलिए इस वंश को बोला जाता है गुलाम वंश। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में एक तरह से वहाँ का सुल्तान घोषित किया गया। ठीक है, एक तरह से वहाँ का संस्थापक बना दिया गया कि क्योंकि आगे शासन आप करोगे यहाँ पे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बात कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ठीक है, कहा मैं सुल्तान नहीं हूँ, इसको मलिक कह के पुकारते हैं लोग बाग। और सिक्के भी नहीं चलाए इसने अपने नाम के। जनरली शासक क्या करते थे, अपने नाम के सिक्के चला देते थे, वो चीज़ें। ठीक है, तो इसने ना अपने नाम के सिक्के चलाए, ना इसने क्या किया, सुल्तान की उपाधि धारण की। समझ आ रहा है? और इसने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया गया था? लाहौर को। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी क्या थी? क्या थी? लाहौर थी, याद रखेगा। और सिक्के नहीं चलाए इसने, अपने नाम के सुल्तान की उपाधि नहीं ली। एक क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्लास में हमने बताया था कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर, जो सिक्के थे उसके टाइम पे, जो सिक्के कॉइन चलते थे, एक साइड में कलमा लिखा था और दूसरी साइड में लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई थी। ठीक है, वो किस शासक ने बनाया था? अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की मूर्ति और एक साइड में कलमे। ठीक है, किस मुस्लिम शासक ने? ये ट्विस्ट है, मुस्लिम शासक ने बनाया था लक्ष्मी जी की मूर्ति सिक्के की एक साइड में और एक साइड में कलम, ताकि हिंदू मुस्लिम मिलके एक साथ यूज कर सके, एक साथ रह सके। एक तरह से वो सांप्रदायिक भावना को खत्म कर रहा था, वो उद्देश्य देना था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना, ये बहुत दानवीर थे, मतलब उदारता के कारण बहुत दान करते थे। लाखों का दान करने वाला बोला जाता था, इसलिए इनका नाम रखा गया था लाख बख्श रखा गया था इनका नाम, कि लाख बख्श है, मतलब लाखों का दान करते हैं। मतलब अगर उन्हें कोई गरीब दिख गया पैसे मांगने आया, कुछ भी उन्हें दे देते थे जो उनके पास था। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक स्टोरी की बेस से। बुक्स तो आपके पास बहुत है, आप बुक से पढ़ सकते हो सब कुछ, लेकिन मैं एक तरह से उसको फ्रेम में फिट कर रहा हूँ, ताकि स्टोरी बेस से, जैसे कहानी सुनते हो ना आप, मूवी देखते हो याद हो जाती है, उसी हिसाब से मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और इन्होंने 2 निर्माण कराए सबसे बड़े। एक कुव्वत इस्लाम जो माहौली में, दिल्ली में है, महरौली,
दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है और कहाँ है? क्या है तो क्या है, ये एक मस्जिद ही है और कहाँ है, ये अजमेर में है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2 ही चीज़ों का निर्माण कराया जो फेमस रहे हैं। कौन सा? कुब्बतुल इस्लाम और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा। ये महरौली दिल्ली में है और ये अजमेर में है, दोनों मस्जिद ही हैं। आगे बढ़ते। और इन्होंने, सबको पता है, कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी, जिसको पूरा किसने करा था? इल्तुतमिश ने, है ना। अब देखते क्या है। ये जनरली कंफ्यूजन होता है कि ये इसका नाम कुतुब मीनार क्यों रखा गया था। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थी, जो उनकी याद में इन्होंने इसका नींव रखी गई थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्शी काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्शी काकी की याद में इसकी नींव रखी गई थी। तो इसका निर्माण शुरू किया था। फिर इनकी मृत्यु के बाद जब बाद में इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या करते थे? ये चौगाल खेलते थे बहुत ज़्यादा। चौगाल क्या होता है? पोलो वगैरह काफ़ी खेलते थे। और एक बार खेलते खेलते 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, घोड़े से गिर गए तो इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक इतना। ये दूसरी बात, अगर इसके बारे में जानना चाहें हम कुतुबुद्दीन ऐबक के, क्योंकि सेनापति रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान से जो युद्ध हुआ था उस टाइम पे भी सेनापति यही थे, दोनों युद्ध में। ठीक है, जयचंद के टाइम पे भी सेनापति यही थे। तो एक तरह से ये तो हम कह सकते हैं कि बहुत सफल और कुशल सेनापति रहे हैं। ठीक है जी, प्रभावशाली व्यक्ति ने तब तो गुलाम वंश की स्थापना कर दी है। सुल्तान की उपाधि नहीं ली है तो इसका मतलब कोई लोभ नहीं था ज़्यादा। ठीक है, उदार थे, इनको वो बोला जाता था लाख बख्श। यहाँ तक यही था। फिर उसके बाद जब इनकी मृत्यु के बाद लोगों ने क्या किया, आराम शाह जो इनके पुत्र थे, लेकिन कुछ ग्रंथों में अब भी विवाद है कि इसके पुत्र थे कि नहीं थे, आराम शाह को एक शासक बना दिया इनकी मृत्यु के बाद। किसको बना दिया? आराम शाह। आराम शाह से याद रखना कि ये सिर्फ आराम करता था, ये शासक करने योग्य नहीं था। क्या करता? सिर्फ आराम करता था। तो इसकी वजह से लोगों में मतभेद हो गया, निरंकुशता फैल गई कि क्या करें, यहाँ तो प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। अब इसको हटाना है हमें, क्योंकि ये शासक नहीं चलाएगा, हमारा पूरा राज्य छिन भिन हो जाएगा। तो इसलिए जो अमीर थे, वहाँ के अमीरों ने एक पत्र लिखा इल्तुतमिश को। अब थोड़ा सा वापस आते हैं, इल्तुतमिश कौन था? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 रणनीति अपनाई थी अपने राज्य विस्तार के लिए। पहली बात तो गोरी के साथ इसने युद्ध करके बहुत सारे राज्यों पर अधिकार कर लिया था। फिर उसके बाद इसने शादी की वो की थी। इसने क्या किया था? इसने क्या था, महमूद गोरी के एक और विश्वसनीय थे, उनकी पुत्री से तो इन्हें खुद शादी कर ली थी। एक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, एक तरह से सेनापति थे, उनका एक और विश्वसनीय था जिसकी पुत्री से इन्होंने शादी की थी, तो वो इनके फेवर में आ गए। दूसरी, इनकी जो पुत्री थी उसका विवाह इन्होंने किया था तुर्क के एक दास से, इल्तुतमिश एक दास थे, उन्हें इन्होंने खरीदा और उनका विवाह कर दिया अपनी पुत्री का उस दास से। जैसे अलाउद्दीन खिलजी आएंगे भी, वो भी एक तरह से दास भतीजे थे। ठीक है, समझ आ रहा है? अपनी पुत्री का विवाह किया था इल्तुतमिश से। मतलब ये एक तरह से ध्यान रखना, ये दामाद है, दास दामाद, ये दास भी है और दामाद भी, इसीलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है दासों का दास। क्योंकि कुतुबुद्दीन क्या था, ये ऑलरेडी एक दास था। किसका दास था? मोहम्मद गोरी का। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। मतलब किस सुल्तान को दासों का दास कहा जाता है? वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। याद रहेगा। तो वहाँ के अमीरों ने इनको एक पत्र लिखा इसको, यहाँ इल्तुतमिश को, कि आप आइए और यहाँ पे सत्ता संभालिए, क्योंकि यहाँ हमारे राज्य का सर्वनाश होने वाला है। तो पत्र को स्वीकार करके, क्योंकि वो भी महत्वाकांक्षी थे, उन्हें अच्छा मौका मिल गया शासन करने का, तब पत्र को स्वीकार करके ये आए और इन्होंने आराम शाह के साथ युद्ध किया और उसको हरा दिया। क्या किया? आराम शाह के साथ युद्ध किया और उसको हरा दिया। फिर इन्होंने 1210 में उसने शासन स्थापित किया था अपना, आराम शाह ने, मृत्यु के बाद अपने फादर की। उसके बाद 2011 में इल्तुतमिश ने स्थापना कर दी। 8 महीने संघर्ष करने के बाद, मतलब जो विद्रोह वगैरह थे उन सबको दबाने के बाद, कब कर दी थी? 1211 में स्थापना कर दी अपने साम्राज्य को, अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। और इसने दूसरा क्या किया, क्योंकि आराम शाह और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया हुआ था? इन्होंने बनाया था लाहौर को, लेकिन इसने अपनी राजधानी को स्थापित कर दिया था लाहौर से दिल्ली। किसने किया था? ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। दासों का दास किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि सबसे पहले भारत में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? वो था इल्तुतमिश। इसने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली को लाहौर से दिल्ली स्थापित कर दिया गया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने।
ठीक है जी, इसलिए और गुलाम के लिए मैंने बता दी क्योंकि वो खुद गुलाम थे, ये उसका गुलाम था, तो इसलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है जी, और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 1229 ईस्वी में बगदाद के जो खलीफा थे, बगदाद के जो खलीफा थे, उन्होंने एक पत्र लिखा इनको और इनकी तारीफ की, और इसमें इन्होंने इसको उपाधि दी, सुल्तान आजम की उपाधि दी थी कि आप सुल्तान आजम होगे। ये उपाधि किसने थी? बगदाद के खलीफा ने। और साथ में इनको सोल वगैरह दिए थे, ओढ़ने वाले और कपड़े पहनने वाले, मतलब एक तरह से गिफ्ट टाइप दिया था, और पत्र के साथ सुल्तान आजम की उपाधि दी थी। ठीक है जी, अब इसके बाद इनके कुछ पुत्र थे। ठीक है, पुत्र से पहले देखते, ये तो शासक थे, चल रहे थे आराम से। फिर 30 अप्रैल 1236 में लिख दिया ना हमने, 1236 में इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट आता है कहानी में। अब तक वो थे, उनके पुत्र से शासन नहीं चला, उनके दामाद ने संभाला। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या हुआ, इनकी मृत्यु के बाद 5 अन्य लोगों को शासक पर बिठाया गया, लेकिन किसी से काम नहीं चला, तो लोगों ने संघर्ष करके उनको ही मार दिया, षड्यंत्र करके संघर्ष करके उनको मार दिया। उसके बाद जब सोचा क्या करे, तो इनकी पुत्री थी, इन्हें पता था, क्योंकि अपने बच्चों का पता होता है कौन किस लायक है। इन्होंने पहले अपने पत्र में लिख दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी पुत्री शासक करेगी, मेरी पुत्री ही शासन करेगी मेरे इस राज्य पे। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि महिला को, क्योंकि ये मुस्लिम साम्राज्य था कि महिला वैसे भी पर्दे में रहती है, उससे हम शासिका नहीं बनाएंगे, उसको मलिका नहीं बनाएंगे हम। तो उन्होंने उसकी शादी की थी, किससे शादी की थी? फिरोज शाह से। फिरोज शाह से शादी की, रजिया की, रजिया इनकी पुत्री का नाम था। रजिया की शादी कर दी फिरोज शाह से, फिरोज शाह को शासक बना दिया। समझ आ रहा है? इल्तुतमिश की पुत्री रजिया को शासक बनाने की बजाय पहले उसकी शादी की, और जिससे उसकी शादी की मतलब फिर दोबारा, जैसे यहाँ पे इन्होंने अपने दामाद को शासक बनाया था, ऐसे इन्होंने उस दामाद को, उसके हस्बैंड को शासक बनाने के लिए गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन वो अपनी माता के साथ मिलकर, वो एक तरह से अयोग्य शासक था, वो भी जैसे आराम शाह था, वो इससे भी 2 नंबर आ गया था, उससे काम नहीं चल रहा था, वो अयोग्य शासक था, क्रूरता काफी फैला दी उसकी अपनी माता के साथ मिलकर उसने। ठीक है, तो बहुत असंतोष फैल गया पूरी प्रजा में। तो फिर रजिया ने इसका फायदा उठाया और प्रजा के साथ संगठित होकर के इसको गद्दी से हटाया और खुद यहाँ पर बैठ गई। तब से इसका नाम पड़ गया रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम इसको। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दास था, किसका? दास और सेनापति था मोहम्मद गौरी का। उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1206 में उसने अपना शासन स्थापित किया। और उसने ना तो अपने नाम के सिक्के चलाए, ना अपना ख्वाजा पढ़वाया, ना सुल्तान की उपाधि लिए, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और लाख दान करता था, काफ़ी लाख बस के नाम से फेमस हो गया। फिर कुव्वतुल इस्लाम महरौली दिल्ली में उसने मस्जिद बनवाई, फिर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया उसने अजमेर में। फिर ख्वाजा मुहिउद्दीन बख्तियार काकी की याद में उसने किसकी? कुतुब मीनार की नींव रखी गई। ठीक है, इनकी फिर एक बार 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र कहा जाता है, जिनको अभी भी विवाद है उसके ऊपर, पुत्र थे कि नहीं थे। ठीक है, तो उनको शासक बना गया आराम शाह को। लेकिन उनसे जनता में असंतोष होने के कारण वहाँ के लोगों ने एक पत्र लिखा इनके दामाद को, जो इल्तुतमिश से, कि आप आइए, आप हमारे शासन को संभालिए, अपने ससुर के साम्राज्य को संभालिए, नहीं तो ये साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। पत्र को स्वीकार करके, क्योंकि वहाँ की प्रजा इनके फेवर में थी इल्तुतमिश के, तो वो भारत आ गए। और उन्होंने क्या किया? पहले आराम शाह के साथ युद्ध किया, इसको हराया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की और 1211 से लेकर 1226 तक राज्य किया। और इल्तुतमिश ने, जो यहाँ पे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में जो कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी, वो भी इल्तुतमिश ने ही पूरा कराया। और 1229 में बगदादी खलीफा ने इनको पत्र लिखा, सुल्तान आजम की उपाधि थी, और वस्त्र वगैरह इनको भेंट किए गए थे। फिर इनके जो शासक बने उनसे काम नहीं चला, लेकिन इन्होंने पहले ही कहा था कि मेरी पुत्री शासिका बनेगी। तो ना चलने के बाद, तो महिला होने के कारण इसको शासिका नाम बना करके लोगों ने इसकी पहले शादी की है फिरोज शाह से, और फिरोज शाह को राजगद्दी पे बैठाया। लेकिन अयोग्य होने के कारण वो शासन नहीं कर पाया। तो उसके बाद प्रजा का सहारा लेकर, उस प्रजा के असंतोष और प्रजा का सहारा लेकर रजिया ने खुद गद्दी पर बैठ गई और पुकारने लगे रजिया सुल्तान। अब इससे आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आएगी। मैंने इसको कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की, ताकि आप बोर ना हो। और अगर आपको समझ आता है, बाकी सारी वीडियो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब दिल्ली सल्तनत चल रही, 3-4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इस महीने हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो सकता है।
ओके गाइस, आप लोगों का सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल हमारा अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर डेली टेस्ट सीरीज मिलती है आपको। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।